સ્વાગત છે આપનું બજારની વાતમાં. હું નીરજ કંસારા આપની સાથે જોડાયો છું. આજે બજારની વાત કરવા આપણી સાથે मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम जी जोड़ाए गया है. सुनील सर, स्वागत आपका और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. और सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे मार्केट के बारे में, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत ही वॉलेटिलिटी वो थोड़े दिनों में दिखने को मिली है. जो ऊपर के लेवल्स आ रहे हैं वहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं हो रहा है. और ख़ास करके अभी भी जो एफआईआईज़ की बिकवाली है वो भी थोड़ी इंटेंसिफाई होते हुए दिख रही है. किस तरीके से आप अभी देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ यूएस के अंदर बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, दोनों के अंदर एक अपटिक देखने को मिल रहा है हमें. अभी यहाँ से भारतीय बाजार को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बात यह है कि एफएस की तरफ से बिक्री तो जारी रहेगी बजट के कुछ दिन पहले तक। मैं क्यों कह रहा हूँ कि जनवरी 20 को है ट्रम्प की जो शपथ लेने की सेरेमनी। उसके बाद अगले 10 दिन में उनका जो भी कार्यक्रम है इमिग्रेशन के ऊपर या टैरिफ्स के ऊपर, वो अपना क्या बात करने वाले, ये सब साफ दिखेगा। तो एक तरफ उसके लिए वो अभी यूएस से बाहर पैसा नहीं डालना चाह रहे हैं, यूएस के अंदर रख रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड डील जैसे आपने कहा बहुत बेहतर है। तो बिना रिस्क के मुझे 4.5% मिल रहा है, तो मैं क्यों बाहर रिस्क लूं? तो एफआईएस उसके कारण एक इमर्जिंग मार्केट से ही हट रहे हैं मेरे ख्याल में, नंबर वन। नंबर टू, बात है कि इंडिया के बारे में भी देखें तो पिछला क्वार्टर का अर्निंग सीजन ठीक नहीं रहा, पिछले क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ भी ठीक नहीं रही। मान लीजिए कि फेस्टिवल सीजन के कुछ आंकड़े अच्छे आए और आरबीआई ने भी एक 4.5% जो जीडीपी करीब थी 5.4 से 6.8 का ऐलान किया। अब ये अर्निंग सीजन में दिखेगा कि क्या वो जीडीपी ग्रोथ सही में होने वाला है कि नहीं। तो वो एक बात ध्यान से देखने की जरूरत है, इसीलिए एफआईएस वेट कर रहे हैं कि देखते हैं कौन सी सेक्टर्स में अर्निंग्स अच्छी दी है। और मोर इम्पोर्टेंट देन दी अर्निंग्स, अर्निंग्स को छोड़िए, गाइडेंस क्या दे रहे हैं अगले साल के बारे में, क्योंकि एफआईएस के लिए ये कैलेंडर ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर। तो जो कंपनियां अपनी गाइडेंस देगी उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे मैं कौन से सेक्टर कौन सी कंपनी में निवेश करूं, इसलिए वेट कर रहे हैं। तीसरी बात है कि अभी जहां पे प्रॉफिट बना है, प्रॉफिट बुक के कैश में रखना बेहतर होगा, तब खरीदारी करने के लिए हाथ में ज्यादा पैसा होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत सेलिंग उसके कारण भी हो रहा है। यह है एफआईएस की बात। अब डोमेस्टिक निवेशक की बात करें तो म्यूचुअल फंड के पास भरपूर पैसा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एसआईपी के आंकड़े 25,000 से आज 26,000 बढ़ गए हैं और 15% इक्विटी का भी इनफ्लो मंथ ऑन मंथ बढ़ गया है। तो फंड की कोई कमी नहीं है डोमेस्टिक फंड मैनेजर के पास, पर वो भी शांत बैठ रहे हैं, क्योंकि एक क्लियर कट सेक्टर कंपनी कॉल अभी लेना बहुत हानिकारक है। बेटर कि अभी अर्निंग सीजन के लिए वेट करें, उसके बाद थोड़ी दिन में बजट आ जाएगी, उसके पहले इकोनॉमिक सर्वे आएगी। तो क्या होगा, गवर्नमेंट का बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट बजट है इस साल, क्योंकि कैपेक्स की जो घोषणा की थी पहले कि 11 लाख करोड़ खर्चा करेंगे, आधे साल में कुछ नहीं हुआ ज्यादा। तो क्या बाकी 6 महीने में वो होगा? तो अगले साल के लिए क्या कैपेक्स की ग्रोथ होगी? ये सब बहुत प्रश्न सामने उठते हैं। और मेरे ख्याल में बजट में और एक चीज होगी कि थोड़ा पॉपुलिज्म की ओर शायद शिफ्ट हो सकता है। क्यों, मैं बताता हूँ। एक है इलेक्शन के कारण, अभी दो हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन में आपने देखा कि थोड़ा गिव अवेज देखकर ही बीजेपी अपना पोजीशन मजबूत कर पाई। क्यों, लोकसभा में जो उनको लॉस हुआ उसको उन्हें रिकवर कर दिया पॉपुलिज्म के जरिए। सेकंड, अभी आने वाले दिन में बिहार और यूपी में दो बड़े राज्यों में और इलेक्शन बाकी है। तो थोड़ा पॉपुलिज्म अभी वोट गैदरिंग के लिए जरूरी है, ये उनके ध्यान में आ गया। तो मेरे ख्याल में इस बजट में वो एक बैलेंस सीख करेंगे कि कैपेक्स और पॉपुलिज्म रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में। अब बात यह है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एफआईएस को पसंद नहीं आएगा, उनको कैपेक्स, क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। एफआईएस सोचेंगे कितना कैपेक्स बढ़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा बढ़त तो गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा बजट में। मगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए मैं समझता हूं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज दो चीज है, एक कंजम्पशन का स्लो डाउन है और दूसरी बात है कि प्राइवेट कैपेक्स का भी पिकअप नहीं है। अब कंजम्पशन स्लो डाउन क्यों है? क्योंकि बॉटम ऑफ द पिरामिड जो आम जनता है, उनके पॉकेट में इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण उनके पॉकेट में जो पैसा डिस्पोजेबल सरप्लस कहते हैं उसके, वो कम हो गया है। सेकंड, उनकी सेंटिमेंट भी खरीदारी की ओर नहीं है। तो इसको बदलना है तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रिलीफ, मिडिल क्लास, लार्जर मिडिल क्लास, तो शायद वो टैक्स रिलीफ हो, शायद जो भी खर्चा बॉटम ऑफ द पीरियड में ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो सकता है, इसके ऊपर फोकस करेंगे तो ना ही आपको कंजम्पशन में बूस्ट मिल सकता है, बट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में बढ़कर साल के अंदर आप प्राइवेट कैपेक्स का भी एक रिवाइवल देख सकते हैं। तो इस चीज के कारण डोमेस्टिक फंड मैनेजर कैश रख के बैठे हुए हैं और कुछ कमिटमेंट अभी नहीं कर रहे हैं, अंटिल उनको अर्निंग सीजन
में हर कंपनी की बात देखें, गाइडेंस को देखें, फिर सेक्टर व्यू फॉर्म करें। तो मेरे ख्याल में अगले 10-15 दिन इसी में चला जाएगा और ज़्यादा मेरे को एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट किसी क्षेत्र से, ना एफआई से, ना डीएमएफ से दिख रहा है। तो एक कंसोलिडेशन मूव होगा मार्केट का कुछ दिन के लिए, अंटिल क्लैरिटी आती है अर्निंग्स का और बजट का। तो ये एक सिचुएशन ऐसा है, भरपूर पैसा है और जैसे ही क्लैरिटी आती है, ये पैसा लग जाएगा दोनों तरफ से, तो मार्केट स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक पोस्ट बजट बेस्ड ऑन द बजट का जो नंबर्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिखा सकती है, बट सेक्टर स्पेसिफिक होगा। इसीलिए एट दिस टाइम मैं कह रहा हूँ कि कोई एक स्ट्रॉन्ग कॉल नहीं ले रहा है और इनफैक्ट मिड कैप फंड मैनेज सॉरी डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स म्यूचुअल फंड के शायद मिड एंड स्मॉल कैप में भी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इससे उधर करेक्शन भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कैश क्रिएट कर रहे हैं ताकि सही स्टॉक को सही प्राइस में खरीदने के लिए उनके पास अम्युनिशन हो। जी। और दूसरी एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहता था सुनील जी कि जैसे Q3 के हमें नंबर्स की शुरुआत हो चुकी है, टीसीएस के नंबर्स आते हुए दिखे, एज सच यहाँ पर कोई बहुत बड़ी हमें निराशा देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जो कमेंट्री आई है मैनेजमेंट की ओर से वो काफ़ी अहम है यहाँ पर। किस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स ऐसे रहेंगे जहाँ पर आपको लगता है ये रिजल्ट सीजन ठीक ठाक करेगा, और कहाँ आपको देख रहे हैं कि जहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में दिसंबर के ऑटो के नंबर अच्छे आए थे, तो जो बड़े-बड़े व्हीकल्स के टू व्हीलर के थोड़ी नमी नमी नहीं थी, तो मेरे को वो नंबर अच्छे होंगे क्योंकि ऑटो का एक बिल्टअप एक हाई कैपेक्स जो कहते हैं ना, उनका लिवरेज हाई होता है, तो सेल्स हो जाता है तो उनकी प्रॉफिट भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो कुछ ऑटो मेकर जो हाई एंड एसयूवीज़ वो सब बेच रहे हैं, उनके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। सेकंड थोड़ा बहुत मैं कंजम्पशन में एक पिकअप धीरे-धीरे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मानसून का इफेक्ट पूरा नहीं दिखा पिछले क्वार्टर में, शायद थोड़ा उसका एक रूरल डिमांड के पिकअप के ज़रिए थोड़ा कंजम्पशन के नंबर बेटर आ सकते हैं। तीसरी बात है, बैंक्स के बारे में मैं समझता हूँ कि अभी डिपॉज़िट ग्रोथ पिकअप हो गई है, इक्वल टू क्रेडिट ग्रोथ है, फिर भी क्रेडिट ग्रोथ का ना बढ़ना शायद उतना नहीं है, तो बैंक्स में भी क्वार्टर अर्निंग्स ध्यान से देखना चाहिए कि कैसे है, उनके इनपे लेवल्स कैसे जा रहे हैं, ये थोड़ा देखने की ज़रूरत है। आईटी में ओवरऑल पैक में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गाइडेंस अच्छी होगी, कुछ कंपनियाँ की अर्निंग थोड़ी अप डाउन हो सकती है, मगर गाइडेंस सबकी स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि यूएस बेस्ड क्लाइंट्स जो यूएस का एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिख रहा है इकोनॉमी का, ट्रम्प की भी सपोर्ट रहेगी उस वहाँ पर और एट द सेम टाइम आपको बीएफएसआई सेक्टर यूएस में बड़ा बायर है, तो वो भी अगर ट्रम्प की तरफ से सपोर्ट मिल गए, तो अच्छा आउटलुक लगता है मुझे और एआई में भी सभी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूएस में जो है, वो एआई का इस्तेमाल की कर रहे हैं, तो आईटी कंपनीज के लिए बहुत बड़ा कंसल्टिंग का एआई कंसल्टिंग का अपॉर्चुनिटी भी बन रहा है। तो आईटी पे मैं बुलिश हूँ, नंबर्स और गाइडेंस भी अच्छे रहेंगे। फार्मा में भी मुझे आउटलुक अच्छा लग रहा है कि एक डॉलर का स्ट्रेंथनिंग, रुपी वीकनिंग का इफेक्ट एक्सपोर्ट इंडियन फार्मा में दिखेगा, प्लस डोमेस्टिक भी हॉस्पिटल्स की जो पेनिट्रेशन है, डायग्नोस्टिक्स ये भी अच्छी चल रही है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में आईटी और फार्मा एक्सटर्नल ओरिएंटेड सेक्टर होने के कारण उनके नंबर्स और गाइडेंस दोनों अच्छी आ सकते हैं अगले कुछ दिनों में। આઈટી અને ફાર્મા એક્સટર્નલ કારણોને લઈને અહીંયા એક સુધારો જોવા મળી શકે છે. ખાસ કરીને ઓટોના પણ જે પ્રકારે આપણને નંબર્સ આવતા જોવા મળ્યા છે ત્યાં પણ થોડી રાહતની એક અપેક્ષા છે, એટલે એના પર એક ખાસ फोकस આપણે રાખતા રહીશું. और एक चीज़ आपसे ये भी समझनी थी कि देखिए 2025 के अंदर हमें जहाँ पर थोड़ा और बारीकाई से वॉच रखनी है वो एक बैंकिंग सेक्टर है, क्योंकि जैसे आपने भी कहा और हमने प्री क्वार्टर अपडेट जो क्वार्टर अपडेट भी देखे, प्री नंबर्स जो बहुत सारे हैं, पीएसयू बैंक थोड़ा पेन में शायद वापस से लग रहा है. और जिस तरीके से पूरा फाइनेंशियल एनबीएफसी का एक जो सेक्टर है वहाँ पर भी थोड़ी चिंताएं अभी है, क्योंकि देखिए माइक्रो फाइनेंस को रिलेटेड जो टेंशन्स थी वो तो अभी भी वहाँ पर है. जो इरेडा के एक नंबर आते हुए दिखे वहाँ पर भी हमें थोड़ा एनपीए लेवल बढ़ते हुए दिख रहा है. लगता है ये सेक्टर ऐसा रहेगा कि जहाँ पर कोई अच्छी कंपनी में थोड़े बहुत नंबर के चलते एक बड़ा फॉल आए तो निवेश करने के लिए आप सोचेंगे ये सेक्टर की अच्छी कंपनियों में? पीएसयू में थोड़ा वेट करूंगा बिकॉज पीएसयू की अल्टीमेट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स से ही बनती है। जब वो कैपेक्स आता है तो स्मॉल एंड मिड कैप कैपिटल गुड्स कंपनियां जो उसको सप्लाई करती है उनके लिए फाइनेंसिंग के लिए पीएसयू बैंकिंग सेक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे भी एक नरमी दिख रही है। मैं पीएसयू में एक स्ट्रॉन्ग कॉल लेने तक
जब प्राइवेट कैपेक्स की पिकअप मुझे स्ट्रांग दिख रही है, तब मैं पीएसयू बैंक्स में मेरा एलोकेशन बढ़ाऊँगा, तब तक सावधान रहने की कोशिश होगी। सिमिलरली मेरे को एनबीएफसीज़ में भी रिटेल में देखिए गोल्ड लोन जहाँ पे सिक्योर्ड लोन है वो सब ठीक लग नो प्रॉब्लम है। मगर माइक्रो फाइनेंस और बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो है एक प्रेशर है, तो वहाँ पर थोड़ा सावधान रहना बेहतर है। क्वालिटी मैं कहूँगा टॉप एंड एनबीएफसीज़ जो रिटेल में कर रहे हैं, उनकी नंबर्स अच्छी लगेगी और दे उनका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। मगर ज़्यादातर जो छोटी-मोटी कंपनियाँ हैं, उनके लिए ज़रूर प्रेशर और दबाव होगा, तो इसलिए मैं ब्रॉड बेस्ड वो लेंडिंग सेगमेंट उनको नहीं दूँगा। बट मुझे प्राइवेट सेक्टर बैंक अभी भी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि वैल्यूएशन के तौर पर मुझे बेहतर लग रहा है क्योंकि जितनी निफ्टी बढ़त हुई है बैंकिंग का नहीं हुआ है पिछले साल में। तो एक वैल्यूएशन का कम्फर्ट भी है और गवर्नमेंट को भी अगर कोई पॉपुलिस्ट या एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्चा करना है तो वो बैंकिंग सिस्टम में के थ्रू डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू ही होगा। तो बैंक्स कासा बैलेंस के लिए ये पॉजिटिव होगा। तो मैं क्वालिटी ऑफ द बैंक्स को चुनकर अच्छी बैंक्स को खरीदूंगा, नो प्रॉब्लम। मगर पीएसयूज में ब्रॉडली मैं थोड़ा सावधान रहूंगा और गुड क्वालिटी एनबीएफसी में सेपरेट करूंगा कि मास एनबीएफसी से एक टॉप टॉप एंड एनबीएफसी के ऊपर फोकस नहीं है लेंडिंग साइड में। मगर जैसे आपने कहा ये बैंकिंग सेक्टर में और बीएफएसआई ओवरऑल स्पेस में भी एक और चीज है जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो है कि आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के आंकड़े इनफ्लोस की बढ़ रहे हैं और एसआईपी बढ़ रहा है, तो ये सब बैंकिंग और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस की इनकम फ्लो को सपोर्ट करेगी। तो एक वो फी बेस्ड इनकम भी इनको आएगा क्योंकि राइजिंग स्टॉक मार्केट पेनिट्रेशन हो रहा है। तो मेरे को बैंकिंग साइड में वो अदर साइड ऑफ द बैलेंस शीट लेंडिंग के अलावा जो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट साइड है, वहां से मेरे को उनको नंबर अच्छे आते हुए और जो भी निम में थोड़ा प्रेशर होगा उसको एक काउंटर करते हुए मैं देख रहा हूँ। इसलिए मेरे लिए ओवरऑल मैं बीएफएसआई सेक्टर में पॉजिटिव ही रहूंगा, मगर चुनना अच्छी बैंक और अच्छी एनबीएफसी को चुनना इंपॉर्टेंट होगा। સારી બેંક સારી એનબીએફસીઝ અહીંયા ખાસ કરીને તમારે પસંદગી રાખવાની છે એટલે એના પર એક નજર તમે અહીંયાથી ખાસ કરીને રાખતા રહેજો। और दूसरी तरफ मैं आपसे एक स्पेशलिटी केमिकल के बारे में भी जानना चाहूँगा क्योंकि देखिए यहाँ पर भी जो इनलार्ज नंबर है वो थोड़े म्यूटेड रहने की एक्सपेक्टेशन बन रही है सुनील जी। और ख़ास करके हमने शायद आगे भी एक दो बार बात की थी, यहाँ पर जो चीन वाला फैक्टर काम कर रहा है वो अभी भी उतना कोई वहाँ से हमें इंडियन कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छी डेवलपमेंट आते हुए नहीं देखा है। लगता है कि स्पेशलिटी केमिकल और ये क्वार्टर भी थोड़ा म्यूटेड रह सकता है इन लोगों के लिए। हाँ, यस, आई एग्री विथ यू कि इस क्वार्टर में उनका भी परफॉर्मेंस म्यूटेड रह सकता है, बट फिर भी मैं मीडियम टर्म में मैं होल्ड करूंगा मेरे पोजीशंस को, क्योंकि अल्टीमेटली ये चाइना इंडिया वाला बात सुधरेगा। क्योंकि जब ट्रम्प टैरिफ लगाएंगे चाइना के ऊपर, तो चाइना को भी कुछ दूसरा रास्ता ढूंढना होगा जैसे उनकी प्रोडक्शन वो कायम रखे, फिर भी वो प्रोडक्ट को शायद इंडिया के जरिए यूएस को एक्सपोर्ट करे। तो शायद वो एक गठबंधन आते हुए मैं देख रहा हूँ आने वाले दिन में। इसलिए मैंने बॉर्डर में जो भी हमने गलवान के बाद जो भी एक अभी एक समझौता आ गया है, इसका भी मैं एक बिजनेस कारण समझता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली चीन और इंडिया को बिजनेस लेवल में पार्टनरशिप में करना जरूरी होगा। और तब ये सब स्पेशलिटी केमिकल्स और या एपीआई इन फार्मा, यहाँ पे मैं दबाव कम होते हुए देख रहा हूँ, मगर वक्त लगेगा, एग्जैक्ट टाइमिंग हम नहीं पकड़ पाते हैं। तो एक मीडियम टर्म आउटलुक रखकर बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी मैं इसी में भी रखूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देख रहा हूँ कि इनकी फ्यूचर अच्छी रहेगी बिकॉज ऑफ द ट्रम्प टैरिफ ऑन चाइना। એટલે જો અહીંયાથી ખાસ કરીને ટ્રમ્પના જે ટારિફ લાગતા જોવા મળી શકે છે ચાઇના, એને લઈને થોડી સ્પેશિયાલિટી કેમિકલમાં પણ એક આપણને નજર અહીંયાથી બનતી જોવા મળશે, એટલે એના પર એક ફોકસ આપણે ખાસ કરીને રાખીશું। और अब ये यहाँ पर हम लोग सर ऐसे जंक्चर पे खड़े हैं जहाँ पर अभी मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है और ख़ास करके अभी पूरी जो अर्निंग सीज़न है, बजट है और ट्रम्प का जो स्वेरिंग इन है, वो सब इवेंट हमें अभी देखनी है। तो ये 2025 के लिए अभी से कोई आप स्टॉक या सेक्टर पसंद करके बैठे हैं या थोड़ा और वेट करेंगे और एक बार ये सब ख़त्म हो जाए बजट के बाद, ये जब थोड़े Q3 के नंबर्स हमें मिल जाए उसके बाद आप थोड़ा आप निवेश के लिए आगे बढ़ेंगे? किस तरीके से अभी 2025 का आपका एक अप्रोच रहेगा? देखिए मुझे ना मैं 3 भाग में स्प्लिट करूंगा इसको, एक सेफ्टी पैक, एक वैल्यूएशन पैक और एक ग्रोथ पैक। तो सेफ्टी पैक में मैं आईटी और फार्मा को जारी रखूंगा, क्योंकि सेफ्टी आता है कि वो एक्सटर्नल ओरिएंटेड है, अमेरिका की ग्रोथ के ऊपर थोड़ा उनका डिपेंडेंस है, डॉलर स्ट्रेंथनिंग, रुपी वीकनिंग उनको सपोर्टिव है। तो मैं कंटिन्यूड रहेगा इन्वेस्टमेंट आईटी और फार्मा, ये मैं सेफ्टी पैक करूंगा, क्योंकि उनकी ग्रोथ में डोमेस्टिक सिनेरियो से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है।
एक वैल्यूएशन की पैक में मैं बैंकिंग सेक्टर, बीएफएसआई और कंजम्पशन को रखूंगा, क्योंकि एफएमसीजी भी कुछ दिनों से अच्छी नहीं चली है। जैसे मैंने कहा, मेरी उम्मीद बजट से है कि शायद वो पॉपुलिज्म और रेवेन्यू में कुछ खर्चा करे, डाउन द लाइन ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा और फिर कंजम्पशन का रैली हो सकता है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पिक कहूंगा उनको, क्योंकि उतना नहीं चली है, वैल्यूएशन थोड़ी मोर रीजनेबल है ब्रॉड मार्केट से, और अगर बजट ने डिसअपॉइंट भी किया तो डाउनसाइड रिस्क भी कम है, क्योंकि ये चली भी नहीं है। तो वैल्यू के तौर पर मैं बैंकिंग, बीएफएसआई और कंजम्पशन को पिक करूंगा, खास करके कंज्यूमर स्टेपल्स, इसमें थोड़ा ज्यादा एलोकेशन। ग्रोथ के बारे में मेरे को क्या है कि क्लियर सिग्नल बजट के बाद ही, चाहे वो डिफेंस हो, रेलवे हो, इंफ्रा हो, ये ग्रोथ वाली जो है, सिक्लिकल ग्रोथ वाली सेक्टर्स के लिए मैं अभी सावधान रहूंगा, अभी कुछ एलोकेशन नहीं करूंगा। बजट के आंकड़े आने दीजिए, बजट की आउटलुक आने दीजिए, उसके बाद ही मैं एक डायरेक्शन ग्रोथ का भी मैं कैपिटल अभी नहीं डिप्लॉय करूंगा। एक सेफ्टी और एक वैल्यूएशन वाली बात नहीं, खाली आज अभी निवेश करना है तो करूंगा मैं। એટલે જુઓ, ખાસ કરીને અહીંયાથી તમારે જે હવે આગળથી ધ્યાન રાખવાનું છે ત્યાં આગળ આઈટી અને ફાર્માને તો એક નજરમાં રાખજો જ, પરંતુ અહીંયાથી વેલ્યુએશનની દ્રષ્ટિએ બેન્કિંગ, બીએફએસઆઈ અને ખાસ કરીને જે કન્ઝમ્પશન સ્ટોક છે એના પર એક અત્યારે તમે નજર રાખી શકો છો. પરંતુ ગ્રોથવાળા સેક્ટર્સ છે, પીએસયુ છે, ડિફેન્સ છે કે કેપેક્સ રિલેટેડ જે પણ સ્ટોક્સ છે એ બધા તમારે ખાસ કરીને બજેટ બાદના રોકાણ માટે ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. એ માટે એને અત્યારે ખાલી એક મત બનતો દેખાઈ રહ્યો છે, એટલે એના પર એક ધ્યાન रखीશું. उसी के साथ ही सुनील सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास करके ये सारी डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए. थैंक यू, धन्यवाद. તો એ સાથે આ ભાગમાં આટલું જ, પરંતુ અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. આગળના ભાગમાં આપણે અન્ય સમાચારો પર નજર કરીશું.